बिहार, वो बिहार जो कभी एंशियंट इंडिया की ग्लोरी हुआ करती थी, जहां पर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध, आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तियों का जन्म स्थल है। वो बिहार जहां विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, वही बिहार आज इंडिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट बनकर रह गई है। आज वो पोवर्टी और अंडर डेवलपमेंट का एक सिंबल बन गया है पूरे देश के लिए। तो इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमारा बिहार ऐसा क्यों हो गया। तो इस डॉक्यूमेंट्री का ये पहला एपिसोड है जिसका कि नाम है फ्लड। फ्लड क्योंकि फ्लड भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर, बिहार की इकोनॉमी पर बहुत बैडली इम्पैक्ट करती है। और हर साल, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल बिहार में फ्लड आती है और हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी पर असर पड़ेगी, तो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के कोशी बराज से। जब भी नेपाल में हैवी रेनफॉल के कारण वाटर लेवल बढ़ जाता है तो कोसी बराज के गेट को खोल दिया जाता है। उसके कारण पानी आगे बढ़ते हुए बिहार के सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानने वाली कोशी नदी में पानी इतनी स्पीड से घुसती आती है कि यहाँ तक अपना वो डायरेक्शन तक बदल लेती है, जिसके कारण और भयानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। तो हालांकि बिहार में सिर्फ कोशी नदी ही नहीं बाढ़ लाने के कारण है, बल्कि नेपाल से ओरिजिनेट होने वाली सारी नदियां, जैसे बागमती रिवर, महानंदा रिवर, गंडक, बूढ़ी गंडक और भी नदियां हैं जो कि बिहार में बाढ़ लाती हैं। और अगर हम बिहार को ज्योग्राफिकली देखें तो उत्तर प्रदेश से आ रही गंगा, जो कि खुद मानसून के समय पानी से भरी हुई होती है, वो नदी, जो गंगा नदी, जो कि बिहार को नॉर्थ और साउथ पार्ट में लगभग बांट देती है। तो नॉर्थ की सारी नदियां गंगा नदी में और पानी बढ़ने का बढ़ाने का काम करती है, और जिसके कारण बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम अगर साउथ में देखने जाए तो साउथ झारखंड से आ रही नदियां, पुनपुन नदी, अजय नदी, फाल्गु नदी, ये सारी नदियां भी गंगा में और ज्यादा पानी लाने का काम करते हैं। अगेन इसके कारण भी बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाढ़ आती है और लेकर जाती है लाखों लोगों से, उनसे उनकी उम्मीदें छीन जाती है, उनसे उनका घर, वो घर जिसे खून पसीने की कमाई को एक करके बनाया जाता है, वो घर उनसे हमेशा के लिए छीन जाती है। और न जाने कितने ही छोटे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ आप तो लोग देखिए पूरा डूबा हुआ है पूरा। यहाँ पे घर में 5-5 फीट पानी घुसा हुआ है। रोड पे आके रहते हैं, न खाने होने की कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग। किसानों के अलावा जानवरों को भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है और न जाने कितनी ही सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो लगभग 2 से 3 महीने के लिए किसान क्या मतलब लगभग 2 से 3 महीने के लिए बाढ़ पीड़ित लोगों का जीवन, दिनचर्या एकदम से ठप हो जाता है। ना उन्हें एजुकेशन तो दूर की बात है, ना उन्हें ढंग से खाना पीना मिल पाता है। अभी जो हम लोग जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पूरा स्कूल सर डूबा हुआ है सर। अभी घर पे हम लोग नहीं जा पाते हैं सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, पूरा खोपड़ी बांध के हम लोग रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार बिहार में बाढ़ के कारण 73.06% लैंड प्रभावित होती है। अगर इतना बड़ा हिस्सा अगर प्रभावित होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर, जो कि बिहार के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, तो उन लोगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। पिछले साल की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2.6 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड डायरेक्टली डैमेज हुई थी। तो इससे लगभग 500 करोड़ का नुकसान पिछले साल कैलकुलेट किया गया था। तो बाढ़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं बल्कि
स्टेट के सोशल इकोनॉमिक लाइफ पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो करीब पिछले साल 16,700 घर डायरेक्टली डैमेज हुए थे, जिसका की वर्थ करीब 50 करोड़ कैलकुलेट किया गया था। बिहार में बाढ़ के कारण बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज को नुकसान हुआ था, इसका वर्थ करीबन 50 करोड़ माना गया था। तो टोटल एस्टिमेट अगर कैलकुलेट करी जाए तो ये 600 करोड़ के लगभग हुआ था। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ग्राउंड पे जाके इसे कैलकुलेट करी जाए तो यह आंकड़ा 2000 करोड़ तक पहुंच सकता है। आज़ादी के बाद से ही गवर्नमेंट ने बाढ़ के बचाव के लिए एम्बैंकमेंट बनाने पर बहुत जोर दिया है। आज बिहार की प्रमुख नदियों के दोनों किनारे पर एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। एम्बैंकमेंट की जो लेंथ है नदी के ओरिजिनल लेंथ से भी डबल है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के एक डेटा के अनुसार आज बिहार में एम्बैंकमेंट की टोटल लेंथ 3790 किलोमीटर्स है। लेकिन कई एम्बैंकमेंट तो नदी की रफ्तार को सहन ही नहीं कर पाती है, कई एम्बैंकमेंट को रिपेयर की ज़रूरत है। तो इसलिए बाढ़ के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को कम करने की आवश्यकता है। बिहार में मोस्टली डिसीजन मेकर्स जो है वो स्ट्रक्चरल उपायों की तरफ जाता है, जैसे कि एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करना, फ्लड रिटेंशन वॉल कंस्ट्रक्ट करना, फ्लड लिप्स एंड चैनल्स को रिपेयर करना, जो कि बाढ़ को रोकने के लिए इनफ नहीं है। बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल वे में हमें सिस्टमैटिक रास्ता चाहिए। हमें नॉन स्ट्रक्चरल उपायों की तरफ जाना चाहिए, जैसे सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, बिल्डिंग बायलॉज पॉलिसी, फ्लड प्लेन मैनेजमेंट पॉलिसी की तरफ जाने की अति आवश्यकता है। फैक्ट्री और शहरों से निकलने वाले नाला जो कि डायरेक्ट नदी में जाकर मिलती है, उसका सारा कचरा नदी में जाकर डिपॉजिट होती है, जिसके कारण रिवर बेड में जाकर वो डिपॉजिट होती है और वाटर लेवल को बढ़ा देती है। वाटर लेवल को बढ़ाने का काम एक और चीज़ करती है, वो है सिल्ट बाढ़ की नदी के पानी के साथ ही आती है और वो भी रिवर बेड को बढ़ाने का काम करती है और वाटर लेवल बढ़ जाता है। उससे वाटर लेवल बढ़ने के कारण एम्बैंकमेंट से भी ओवरफ्लो हो जाता है और पानी सारा गांव और शहरों में घुस जाता है। सिल्ट जो है बहते हुए पानी के साथ तो बह सकता है, लेकिन बराज उसे रोकने का काम करती है। जैसे कि फरक्का बराज वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है, वो उसके कारण करीब हर साल 640 मिलियन टन सिल्ट डिपॉजिट होती है और पिछले 3 डिकेड्स में करीब 18.16 बिलियन टन सिल्ट डिपॉजिट हुई है, जिसके कारण कई रिपोर्ट्स के अनुसार गंगा रिवर बेड जो है करीब 8 मीटर तक पहले से बढ़ गई है। और 8 मीटर आप इमेजिन कर सकते हैं, 8 मीटर अगर बढ़ जाएगा तो नदी शहरों की तरफ ही ओवरफ्लो होगा और बाढ़ आने के चांसेस। इसीलिए 1954 में 2.9 मिलियन हेक्टेयर ब्लड प्रोन एरिया थे, लेकिन अभी के समय 6.9 मिलियन हेक्टेयर फ्लड प्रोन एरिया हो गई है। सोच सकते हैं आप, इतनी बड़ी संख्या में एम्बैंकमेंट्स बनने के बावजूद भी फ्लड प्रोन एरिया में बढ़ोतरी देखी गई है। तो सिल्ट को मैनेज किया जा सकता है डिफोरेस्टेशन को रोकने से, क्योंकि सिल्ट जो है मैक्सिमम बढ़ा इसीलिए है कि क्योंकि हम लोगों ने पेड़ को बहुत ज़्यादा काटा है, इसी कारण मिट्टी अपनी स्ट्रेंथ को गवा देती है और पानी के साथ बहते हुए आ जाती है, इसीलिए डिपोजिट हो जाती है रिवर बेड में। इसे हम लोग पेड़ लगाकर कम कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है ड्रेजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से सिल्ट को एक्सकवेट किया जाता है शिप्स और मॉडर्न मशीनरी की मदद से। और जो शहरों की कचरा है, शहरों और शहर के नाले से और फैक्ट्री के नाले से जो कचरा आती है, उसे हम स्पंज सिटी जैसे नए कंसेप्ट की मदद से रोक सकते हैं। तो बिहार में बाढ़ की कोई नई समस्या तो है नहीं,
आज़ादी के पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्रिटिशर्स ने भी बराज बनाकर इसे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन हुई नहीं। तो आज तक आज़ादी के इतने साल होने पर भी आज तक हम लोग, हमारी सरकार और हम लोग बिहार में बाढ़ का असर अभी तक कम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी एक कंट्रोल वे में सिस्टम नहीं है। इतना ज़्यादा करप्शन है। एम्बैंकमेंट जहाँ स्टोन और कंक्रीट से बना हुआ रहना चाहिए, तो वो आज मिट्टी से बना रहता है, क्योंकि हर साल उसे बनाने का फंड आता है और ठेकेदारों को इसे प्रॉफिट होता है। तो इसे एक अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए इसे, और सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेन बात ये है कि हमारी सरकार जो हमें हर चुनाव में हमसे वादा करती है कि इस साल ठीक हो जाएगा, इस साल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो होता कभी नहीं। हर साल बाढ़ आया, तीसरा साल बाढ़ आया, तो बाहर के लोग सब मदद बहुत किया, तो मुखिया सरपंच कुछ नहीं किया। खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है सर, हम लोग का पढ़ाई का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था भी नहीं हो रहा है सर। जो भी करता है वो प्राइवेट आदमी सब कोई आके दे जाता है, तो वो लोग खा के हम लोग सर गुजर काट लेते हैं।